हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा ऑर्डर, एक ऐसा जजमेंट बताने वाला हूं कि आप लोगों की सोच बदल जाएगी। आमतौर पे किसी भी चीज़ को लेकर के कुछ धारणाएं होती हैं और उसी धारणा पर सारे काम चल रहे होते हैं और कई बार वो धारणा वर्षों वर्षों से चली आती है और उसी धारणा के आधार पर कई बार आपको एडवाइस भी मिलती है। अब दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हस्बैंड होता है उसको भी रिलीफ लेना पॉसिबल है। कई बार एक उदाहरण ले लेते हैं, 498 का मामला आपका दर्ज होता है, 85 बीएनएस की कोई एफआईआर दर्ज होती है, उसके अंदर परिवार के बहुत सारे लोगों के नाम होते हैं। अब आपका ही कहना होता है साहब ये पूरा मामला झूठा है, तो हम कहते हैं कि ठीक है, पहले पुलिस से ट्राई करो कि पुलिस से कितने नाम हट सकते हैं। कुछ मामलों में पुलिस में से रिश्तेदारों के नाम हट जाते हैं, कुछ मामलों में माता पिता के नाम भी हट जाते हैं, केवल पति का नाम रह जाता है। अब क्या पति का नाम नहीं हट सकता? पति कहता है कि साहब मामला तो झूठा ही है, क्या मेरा नहीं हट सकता? अब प्रैक्टिकली क्या होता है कि वहां पर उस लेवल पर, उस स्टेज पर आपका नाम नहीं हटता। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा जिसमें पुलिस पूरी एफआईआर पे ही एफआईआर लगा दे, अदरवाइज नहीं लगाती। हस्बैंड का नाम रखती है, बाकी सबके हटा देती है, और कुछ मामलों में हस्बैंड और माँ बाप का रखती है, बाकी सबके हटा देती है। कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन जब मामला कोर्ट में आता है और हस्बैंड का कहना है कि सब मेरे पास मेरी इनोसेंस के सारे प्रूफ हैं, तो क्या फिर भी मेरे ऊपर मामला चलेगा? या फिर महिला की एफआईआर ही ऐसी है कि प्राइमा फेसी मामला बनता ही नहीं है, फिर भी क्या मेरे ऊपर मामला चलेगा? तब भी अनफॉर्चुनेटली आपको यही बताया जाता है कि आप हस्बैंड हैं तो आप अपनी तरफ से कहीं मत जाइए, क्वैशिंग में भी मत जाइए, स्टे में भी मत जाइए, क्योंकि आप हस्बैंड है, आपको मिलेगा ही नहीं। मतलब पहले ही एक धारणा बना ली जाती है कि मिलेगा ही नहीं हस्बैंड है। तो इसका परिणाम यह होता है कि हस्बैंड अपनी तरफ से रिलीफ लेने जाता ही नहीं। अब जाएगा ही नहीं तो मिलेगा कैसे? यानी सीधा सा मतलब यह हो गया कि आप हस्बैंड हैं तो आप नीचे की कोर्ट में जितने भी साल ट्रायल चले, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, आप ट्रायल चलाने के लिए मजबूर हैं और कोई तरीका है ही नहीं। लेकिन क्या सत्यता भी यही है? ऐसा नहीं है दोस्तों, सत्यता यह बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप हस्बैंड भी हैं और आपके साथ परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपका मामला खत्म किया जा सकता है, आपके मामले पे स्टे हो सकता है, तो आपको भी जाना चाहिए। क्योंकि आप खुद बताइए, क्या ऐसा कोई जजमेंट आपको ऑनलाइन नहीं मिलता जिसमें हस्बैंड की क्वेश्चनिंग हुई हो? बहुत सारे मिलते हैं आपको ऐसे जजमेंट जिसमें हस्बैंड की क्वेश्चनिंग हुई है, जिसमें पूरे परिवार की क्वेश्चनिंग हुई है, पर उन सब में एक कॉमन चीज होती है कि वो टाइमली क्वेश्चनिंग फाइल की गई होती है। अब ऐसा भी नहीं है कि नीचे ट्रायल चला लिया 6 साल, उसके बाद आप जा रहे हैं क्वेश्चनिंग में, तो कोर्ट कहता है सारी गवाहियां तो हो चुकी, अब सब कुछ तो हो चुका, अब क्या क्वेश्चनिंग में आप लेने आए हैं? ऐसे हमारे पास मामले रहे। एक मेरा मामला था, 2016 का मामला था। उन्होंने 2022 में क्वेश्चनिंग डाली और हमने भी ये सोच के डाली कि चलो ट्राई कर लेते हैं। वहां पे कोर्ट मेरिट पर हमसे पूरे तरीके से कन्विंस हो गई थी कि मामला नहीं बनता। लेकिन जब कॉग्निजेंस ऑर्डर की टाइमिंग देखी, 2017 की, 16 का मामला था, 17 का कॉग्निजेंस था और 22 में हम जा रहे हैं, बोला इतना डिले और अब तक तो मामला प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे चल रहा है, तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। टाइमलाइन के बेस पे, मेरिट के बेस पे नहीं। मेरिट के बेस पर शायद क्वेश्चन हो जाती है अगर वो टाइमली गए होते हैं। आप लोग भी यदि इन फ्री वीडियोज के अलावा मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीमिंग, रेगुलर अपडेट्स लेना चाहते हैं, तो आप होम पेज पर ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल के मेंबर बनके एक्सक्लूसिव कंटेंट का फायदा भी उठा सकते हैं। अब रिसेंटली दोस्तों हमारे पास एक मामला आया हमारे ही शहर का। उस मामले में इनिशियली एफआईआर में कई सारे लोगों के नाम थे और उन पर आरोप भी थे, सास ससुर पर आरोप थे। पुलिस ने वो सारे नाम हटा दिए। अब यह कहानी में ट्विस्ट ये था कि जिन लोगों के नाम हटाए गए थे, सारे आरोप उन्हीं के ऊपर थे। जनरली थे, हालांकि दहेज मांगते थे, ताने देते थे, परेशान करते थे, ठीक से खाना पीना नहीं देते थे, लेकिन जो भी आरोप थे वो उन लोगों के ऊपर थे जिनके नाम पुलिस ने हटा दिया कि भाई तो रिलेटिव है और नॉर्मल एलिगेशंस हैं। अब बात आती है पति की। पति के ऊपर एलिगेशन था ही नहीं, सिर्फ इतना एलिगेशन था कि पति पैसे नहीं देता था। अब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है। पहले तो जब आप सबके नाम हटा रहे हो जिनके ऊपर एलिगेशन है, तो उस व्यक्ति का नाम क्यों नहीं हटा रहे हो जिसके ऊपर एलिगेशन है ही नहीं? उसका रीजन सिर्फ है कि आप तो पति हो, आपका तो नाम रहेगा ही। इस बात पे, केवल इस पॉइंट पर उसके नाम पर चार्जशीट फाइल कर दी। अब इस प्रकार की चार्जशीट अगर कोर्ट के अंदर आती है जहां पर पति के ऊपर कोई एलिगेशन ही नहीं है, सिर्फ पत्नी ने एक लाइन लिखी है कि मुझे भरण पोषण नहीं देता था, तो क्या 498 के इंग्रेडिएंट्स बनते हैं? अब जब ये बंदा हमारे पास आया, ऑलरेडी कोई और इनके केसेस देख रहे थे, तो हमसे जब ये मिलने हमारे ऑफिस में आया, हमने इसकी पूरी परिस्थितियां देखी, तो हमने इनको ये सजेस्ट किया कि आप जो ट्रायल चला रहे हो, क्यों चला रहे हो? ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज लगा दिया पति ने, खारिज हो गया। जो यूजुअली मना ही करते हैं कि नहीं लगाना चाहिए,
फिर खारिज होने के बाद उसकी सेशन कोर्ट में अपील कर दी। तो इस तरह की चीजें जो प्रैक्टिकल नहीं है आपको नहीं करनी चाहिए। कितने केसेस ऐसे हैं बताओ मुझे जिसमें डिस्चार्ज हो जाता है। हमने तो इतने केसेस देख लिए, सिर्फ मैट्रिमोनियल ही नहीं, क्रिमिनल भी, अपनी इंटर्नशिप के दौरान भी, अपनी प्रैक्टिस के दौरान भी। और निचोड़ यही निकलता है कि 100 में से कोई शायद 1% भी केस ऐसे नहीं होते जिनमें डिस्चार्ज जो है वो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाए लोअर कोर्ट के द्वारा। नहीं मिलता आपको डिस्चार्ज, उल्टा और नेगेटिव ऑर्डर अपनी फाइल पे लगा करके आप लोग बैठ जाते हैं। इसलिए हमने उनको सजेस्ट किया कि आप क्वैशिंग में जाइए, जो नीचे हो चुका उसको तो हम बदल नहीं सकते, बट चूंकि आपके केस में मेरिट है। अब उनका यही था कि सब मैं तो हस्बैंड हूं, क्या मुझे क्वैशिंग मिल जाएगी, क्या मुझे स्टे मिल जाएगा। तो भाई ट्राई तो करके देखो, हैरेसमेंट तो आपकी हो ही रही है, तो पहली प्रायोरिटी हमारी स्टे रहेगी, स्टे पे ट्राई करते हैं। तो 14 तारीख को उस मामले पर एडमिशन प्लस स्टे दोनों पर आर्ग्यूमेंट हुए। आर्ग्यूमेंट करने के बाद कोर्ट कन्विंस हुआ और स्टे दे दिया गया, यानी लोअर कोर्ट की जो प्रोसीडिंग थी वो पूरी तरीके से स्टे कर दी गई, रोक दी गई। अब हस्बैंड को ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, हमें भी चांसेस कम थे कि हस्बैंड का मामला है शायद स्टे ना मिले, बट पूरा स्टे मिल गया। रीजन क्या था कि पूरी एफआईआर का प्राइमा फेसी अवलोकन करने पर मेरा पति मुझे पैसे नहीं देता था, ये एक आरोप था, इसके अलावा कोई आरोप ही नहीं था। और इस चीज को कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मेंशन भी किया कि बहुत ही माइनर आरोप पति के ऊपर है, तो इस मामले में तो कंसिडरेशन बनता है क्वेश्चन का, क्योंकि हमने यही कहा कि 498 के इंग्रेडिएंट्स तो इससे अट्रैक्ट होते नहीं है। तो कोर्ट ने उस चीज को कंसिडर किया और बोला दूसरी पार्टी को नोटिस करो, फिर इसको देखते हैं मेरिट पर क्या होता है। इस मामले में एक चीज और थी, एफआईआर हो चुकी है, एफआईआर होने के बाद भी लड़की पति को प्यार भरे रोमांटिक मैसेज भेज रही है 1 से 1.5 साल के बाद। उसके स्क्रीनशॉट भी हमारे पास है, वो भी हमने हाई कोर्ट में डाल कि भैया अगर मैंने इतना ही बुरा इनके साथ कर लिया कि इन्हें एफआईआर तक दर्ज कराने की नौबत आ गई, उसके 1.5 साल के बाद ये मुझे हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी जानू क्यों बोलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारी चीजें बोली हुई हैं, उसके लिए शॉपिंग कर रही है, उसके लिए शर्ट खरीद रही है, और उसी बंदे पे एफआईआर करवा के 1.5 साल से मुकदमा चलवा रही है। पता नहीं किस ओर जा रहा है अपना देश। तो ऐसे मामले अगर आपके साथ भी होते हैं जहां परिस्थितियां आपको ऐसी लगती हैं, तो ये सोच के कभी भी खाली मत बैठिए कि मैं तो पति हूं, मुझे तो रिलीफ मिलेगा ही नहीं। किसी की भी बात में मत आइए। आप हस्बैंड भी हैं, लेकिन अगर आपके केस में मेरिट है और कोई जेन्युइनली आपको कह रहा है कि मेरिट है, तो आपको जाना चाहिए, ट्राई जरूर करना चाहिए। ट्राई करोगे तभी कुछ रिलीफ मिलते हैं, और यह केस इसका एक जीता जागता उदाहरण है। उम्मीद करता हूं आपको पूरा मामला अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इससे हेल्प मिलेगी। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।